वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा किसी मुडेर पर आकर सुरीली सदा कहने लगे, जब कोई लाचारी, मिस्कीनी, मुश्किल और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी ताकत से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमेगी। अपनी ज़िंदगी में मंजिल हासिल करने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है और वहाँ से ये कामयाबी एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उसे गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक शानदार और गर्मजोशी भरा बोसा भी देती है। आज के हौसलों की उड़ान के कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त राशिद आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो आज हौसलों की उड़ान में बात, मुलाकात, जज्बात, एहसासात और गुफ्तगू एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने काम से और त्याग से हिंदुस्तान की माशरे को और इंसानियत को के सामने एक ऐसी नज़ीर पेश की है जो सदियों तक जब तारीख लिखी जाएगी तो उनका नाम भी ज़रूर बहुत अदब और एहतराम के साथ लिया जाएगा। पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्तिका नंदा जी और बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, कई सारी मैंने पहलू देखे आपके शख्सियत के, बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन जो सेंट्रलाइज पहलू था वो मुझे लगा कि जेल पर जो आपका काम है और जेल के साथ कैदियों पर जो आपका काम है, तो सबसे पहले सवाल यही आया वर्तिका जी कि आखिर वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि इतना बड़ा एक आपका करियर, इतनी शानदार शख्सियत, वो छोड़कर जेलों की तरफ जाना, कैदियों के लिए काम करना और जेल के अंदर रेडियो स्थापित करना, साहित्य पहुंचाना, तो कौन सा लम्हा था जब आप ये किस चीज़ ने आपको हिट किया कि मैं जेल के लिए, कैदियों के लिए और साहित्य को जेल तक पहुंचाकर काम करूं? देखिए, मुझे मुश्किल काम करने पसंद हैं। तो पंजाब की आतंकवाद के दौर के बाद जब हम दिल्ली आए और दिल्ली में मैं पढ़ने लगी, उसी दौर में तिहाड़ जेल जाने का मौका मिला। एक स्टोरी मुझे कवर करनी थी और बस उसके बाद जेल मेरी ज़िंदगी बन गई। जिस निजी चैनल में मैं काम करती थी वहाँ पर मुझे अपराध पीठ की प्रमुख बनने का मौका मिला। तो अपराध की अलग अलग जो पहलू हैं उन्हें बहुत करीब से देखती गई मैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि हम जब अपराध की बात करते हैं तो वो एक सीमित सा दायरा है। किसी ने अपराध किया, अपराधी पकड़ा गया और वो जेल के अंदर गया, बस उसके बाद काफ़ी कुछ थम जाता है। या तो मीडिया अपने अंदाजे से कोई खबर को बताता है या फिर वो भूल जाता है। जो लोग भूल रहे थे बस मैं वही जानना चाहती थी, और पर एक ऐसे पत्रकार के तौर पर नहीं जिसे सब कुछ शक की नज़र से दिखता हो या ख़राब दिखता हो। मुझे लगा कि जेल के अंदर भी जीते जागते लोग हैं, वो सांसें भर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियां भी अलग तरह की ज़िंदगियां हैं। जब वो जेल के अंदर गए, बाहर की ज़िंदगी छूट गई। कईयों के नाते रिश्तेदार पूरी तरह से छूट गए या बिखर गए। उस ज़िंदगी को मैं संभालना और सहेजना चाहती थी और इसी वजह से तिनका तिनका का जन्म हुआ। नाम भी तिनका मैंने इसलिए रखा, बहुत नाम सोचे जी। ये तिनका मेरे दिमाग में इसलिए आया कि सबसे मामूली तिनका ही होता है। इस पूरी कायनात में बहुत से तिनके हैं जो हमें नहीं दिखते, बहुत सी चीज़ें इनविजिबल हैं। उसी तरह जेल के बंदी भी इनविजिबल हो जाते हैं एक तरह से। वो तिनके की तरह जेल के अंदर हैं। बाहर वालों को कभी कभार उनकी चिंता होती है, सरोकार होता है जब कोई बड़ी बात हो जाती है। तो बस इसीलिए तिनका तिनका का जन्म हुआ और तिनका तिनका तिहाड़ से होता हुआ बहुत सी जेलों से गुजरता गया। तिनका तिनका फाउंडेशन, और हमने देखा तिनका तिनका डांसना, तिनका तिनका आगरा, तिनका तिनका मध्य प्रदेश, कहाँ सबसे, और अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए कि इतनी जेलों का आपका एक कार्य है, इतनी सारी किताबें आपने उन पर लिखी हैं, सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन सी जेल रही और किसने इस पूरे सफ़र के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया या आपके जहन को बहुत ज़्यादा हिट किया? देखिए, हर जेल अलग है, जैसे हर व्यक्ति अलग है। हर राज्य की अपनी चिंताएं, अपने सरोकार हैं। तो जब तिहाड़ से मैंने शुरुआत की, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़। तो ये जो जेल है ये शहर के बीचों बीच है। तो हज़ारों लोग वहाँ से गुज़रते हैं, वो एक दीवार को देखते हैं, दीवार के पार क्या है उसके सिर्फ अंदाज़ा लगता है उसका। तो जब मैं जेल में जाने लगी और जेल नंबर 6
औरतों की जेल है। बिल्कुल। तो वहाँ कुछ महिलाओं का चयन किया गया। डीजी प्रिजन्स उस समय थी विमला मेहरा मैडम। तो उन्होंने हमें ये इजाज़त दी कि मैं जेल में आते जाते रहूं और मैं उन मुख्तलिफ़ महिलाओं से मिलती रहूं। तो फिर तिनका तिनका तिहाड़ का जन्म हुआ और बहुत सी चीज़ें हुई। जैसे आज भी अगर आप जेल के बाहर से गुजरें, आज इस बात को 12 साल हो गए, 2013 में वो जो दीवार पेंट हुई थी जिसमें लिखा है सुबह लिखती हूँ शाम लिखती हूँ, इस चार दीवारी में बैठकर मैं बस तेरा ही नाम लिखती हूँ। जो लोग बस से गुजरते हैं, साइकिल से जाते हैं जी। तो वो देखते हैं लंबी सी दीवार में कुछ लिखा है, वो सोचते हैं कि पता नहीं किसने लिखा है। तो जिसने लिखा है वो सीमा है, और सीमा इस तिहाड़ वाली जो इस बड़ी परियोजना थी उसका वो हिस्सा थी और उसका एक अंश है वो दीवार। और उसके बाद अंदर की यात्रा, किताब का आना, किताब को गृह मंत्री ने रिलीज़ किया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो दर्ज हुई। उसके बाद एक गाना लिखा गया, उस गाने को जेल के अंदर शूट किया गया और तब हमने पुरुषों को भी जोड़ा। तो महिलाओं और पुरुषों को जोड़ दिया, फिर एक गाना बना और उसे जो समय लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने अपने लोकसभा चैम्बर में उसे रिलीज़ किया। इस तरह से गाने भी बने, संगीत हुआ, किताब हुई, लिखना पढ़ना हुआ, चिंताएं हुई और पेंटिंग हुई। एक शख्सियत के इतने सारे मुख्तलिफ ख़ासियतें हो सकती हैं, ये आपके ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे पता लगा और अनायासी कुछ अल्फाज मेरे अंदर से निकले और वो कहने लगे कि क्या क्या बयां करूं इस ख़ास मुख्तलिफ शख्सियत के बारे में। एक को उठाता हूं तो दूसरी कहती है कि मुझ पर भी नज़र कर। और फिर इसके आगे ये बात आती है कि जैसे कि आपने कहा कि रेडियो की स्थापना भी आपने रिसेंटली की है जेलों के अंदर। ये एक क्या मुहिम है और रेडियो के ज़रिए आप कैदियों के जो रिश्ते हैं जेल प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ और न्यायिक प्रशासन के साथ, जेल के अंदर रेडियो और प्रशासन के साथ कैदियों के रिश्ते, इसको किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, आम तौर पर हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं। जेल के बाहर हैं, जब चाहें कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कानूनी तौर पर जायज़ है। लेकिन जो जेल के अंदर है, जब उसे सज़ा मिलती है तो एक तो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो रुक जाती है, आप जहाँ चाहें जब चाहें तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी तरफ कम ध्यान जाता है। मैं लेडी श्री राम कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ। बिल्कुल। जर्नलिज्म से मेरा एक गहरा नाता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये जो तिनका जेल पाठशाला जेल के अंदर की जाए। और सच कह रही हूँ, ऐसे छात्र तो नहीं मिलते। जो जेल के अंदर मैंने देखा वो अलग ही दुनिया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ें और रेडियो को बनाएं। जेल का रेडियो होगा, जेल में एक छोटा सा कमरा मिलेगा, जो जेल में सुविधा मौजूद होगी। बिल्कुल। 2 स्टूल, एक टेबल, एक माइक्रोफोन और जेल के अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जेल के ही अंदर ऑडिशन होगा, सिलेक्शन होगी और वही बंदे अपने हिसाब से कार्यक्रमों को का एक निर्धारण करेंगे। तो हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर एक रन ऑर्डर बनाते हैं जैसे आप लोग बनाते हैं। जी। जो आप काम करते हैं ना वही वो भी करते हैं। बस इतनी सी बात है कि उनका काम बाहर की दुनिया बहुत कम देख पाती है। तो ये जो जिला जेल आगरा है जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये जिस तरीके से कम्युनिटी रेडियो, क्या उसके साथ रिलेट किया जा सकता है इसको? कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि कम्युनिटी रेडियो को तो फिर भी बाहर के लोग सुन रहे हैं और उसका एक रेडियस है। इसका रेडियस तो जेल के अंदर का ही है, बंदी ही प्रोग्राम बनाते हैं, वही सुनते हैं। और एक और इसकी खूबसूरती ये भी है कि बंदी ही उसका कंटेंट क्रिएटर तो है ही है और इसका जो कार्यक्रमों का निर्धारण है, समय लचीली है बहुत। कभी समय बढ़ा भी देते हैं, जैसे रक्षाबंधन पे समय बढ़ गया, जन्माष्टमी में और भी बढ़ गया, 15 अगस्त पे ज़्यादा कार्यक्रम थे और कभी कभी जो ये बंदी हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये कहते हैं कि आज ज़्यादा देर तक कार्यक्रम चलाने की अनुमति मिल जाए। तो जो आ रहा है रेडियो के रूम में उसे भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि रेडियो का कमरा, सच बता रही हूँ, इतना सुंदर है, इतना सुकूनदायक है, उनको अच्छा लगता है और जो बैरक में है वो उसके सपनों को भी पंख मिल जाते हैं। तो कई बार हमारा जो कार्यक्रम 3 घंटे का होना है वो 8 घंटे भी हो जाता है, अपने हाथ में है। तो कहें कि आपने एक दुनिया खड़ी कर दी है कैदियों के लिए, जेल के अंदर ही रेडियो को पहुंचा दिया, साहित्य को पहुंचा दिया, किताबें पहुंचा दी। और एक सवाल मैंने आपसे किया था कि जिस पर काम किया है आपने, कैदियों के रिश्ते जेल प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ और आगे न्यायिक प्रशासन के साथ। जी।
और आपके बारे में पढ़ते हुए ये भी पता लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के लिए रिकमेंडेशन मांगी थी, उसमें भी आपकी रिकमेंडेशंस को तवज्जो दी गई है। जी जी। उसका लाभ कैदियों को क्या कुछ मिला अब तक आपके प्रयासों के जरिए? देखिए, ऐसा है कि एक तो छवि थी अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर, वो समय बदला। प्रिजन मैनुअल जब बने हैं तो उसमें देखा गया कि बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में भी उन्हें बताया जाए। दोनों बातें हैं, एक तो जेल का बंदी और दूसरा जेल का अधिकारी, जेल का स्टाफ। दोनों की तरफ मैं समझती हूँ बराबरी से थोड़े सोचे जाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और ये रिश्ते बहुत सुधरे रेडियो की वजह से, ख़ास तौर पर क्योंकि बंदी रेडियो में जब अनाउंस करता है कि जैसे आज मुलाकात के लिए इतने बजे का समय है, आज कोई तब्दीली आई है। अच्छा, किस तरह के शोज करते हैं ये लोग? अब सारी बात क्यों बताऊं? नहीं, बताने के लिए ही लेकिन मौजूद है। कुछ बातें तो बहुत ही ज़रूरी है कि बतानी चाहिए, जैसे कि रक्षाबंधन। अब उस दिन जो है बहुत सी बहनें आई हैं, बहुत से भाई भी आए हैं, तो हो सकता है कि करीब 1500-1800 लोग आ गए हों। तो जेल का जो हमारे पास जो डेटा आया तो बंदी अनाउंस कर रहा है कि देखिए आज 1800 लोग आ गए हैं, ठीक है। अब ये जो समय है, जो मुलाकात की खिड़की है, उसका समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब कुछ जो बंदी हैं वो चाह रहे हैं कि आज ऐसा करो, ये वाला गाना चला दो या वो वाला गाना चला दो। गानों की भी फरमाइशें, और कई गाने बहुत बार सुना दो। ये हमारे पास ये लचीलापन है ना, हम एक गाने को चाहे 10 बार सुना दें। और क्योंकि वहाँ विज्ञापन तो कोई है नहीं, मुनाफा कोई नहीं है, पैसे का कोई खेल नहीं है, और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैं ये चाहती हूँ लोग ये समझें, ज़िंदगी की बहुत सारे सुकून बिना पैसे को खर्चे भी मिल सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर रही हैं। तो यहाँ पर कोई लालच ही नहीं है, किसी का किसी से कोई लालच नहीं है, उससे संबंध बड़े सुधरे। तो कई बार जैसे बंदी भी कहता है कि आज ये वाले जो वार्डर साहब हैं उनकी जगह ये वाले वार्डर इस ड्यूटी पर हैं, और वार्डर भी जानते हैं कि अब ये रिश्ते, ये जो सेतु बन रहा है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ये रिश्ते सुधरे एक और तरह से। जैसे जजेस बहुत बार आते हैं जेलों में, उनके आने की अनाउंसमेंट जेल के रेडियो पर होती है, वो जाने के समय भी रेडियो देखना चाहते हैं और वो भी उस रेडियो के जरिए अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। खास बात बताऊंगी मैं शेरू के बारे में। अब ये शेरू कौन है? यूट्यूब में शेरू मौजूद है। ये शेरू वो है, जब कोरोना आया जेल के इस रेडियो ने जेलों को नई जिंदगी दी, उनमें से एक शेरू था। शेरू से मैंने कहा कि शेरू क्या करते हो दिन भर? शेरू बड़ा उदास। तो मैंने कहा गाना गाओगे? बोला गाऊंगा ही नहीं, लिखूंगा भी। उसने लिखा गाना पंजाबी में, कोरोना से बचाव क्यों लेकर। और मालूम है क्या हुआ? जादू हो गया उस गाने के साथ। वो गाना उसने लिखा, उसने उसे कंपोज किया, गाया, मुझ तक पहुंचाया। कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, बंदी या है शेरू या जादू, कोई वो सेंट्रल जेल का कैरेक्टर है? जी जो कि पर्दे पर होता है? सही का कैरेक्टर है। सेंट्रल जेल अंबाला में बंद है, देश की सबसे पुरानी जेलों में से एक जेल, जहां पर नाथूराम गोडसे को भी फांसी हुई थी, ऐतिहासिक जेल। उसी जेल में शेरू ने गाना लिखा, और ये जब गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ तो यूट्यूब पर तो लोगों ने कंजूसी से सुना, क्योंकि भाई इसलिए तो कमर्शियल बात है ही नहीं। लेकिन इसे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सुन लिया, उन्होंने उसे रीट्वीट किया और शेरू स्टार बन गया। उसके बाद जो वहाँ की ज़िला मजिस्ट्रेट थी वो जेल आई। शेरू को समय कोरोना हो रखा था, वो तो बाहर आ नहीं सकता था, तो मजिस्ट्रेट साहब फिर भी मिलना चाहती थी। वो बाहर से, बैरक के बाहर से मिली। उन्होंने पूछा, शेरू तुम्हारा क्या हाल है? शेरू तो रोया, भरपूर रोया। और फिर वो मजिस्ट्रेट आई और उन्होंने जेल के रेडियो पर शेरू के लिए एक संदेश दिया। पूरी जेल ने लाइव उस संदेश को सुना, और पूरी जेल को पता लगा इस जेल में एक शेरू भी है। जैसे आपने एक शेरू कैरेक्टर का जिक्र किया कि जेल के अंदर एक शेरू भी हो सकता है, और उसने जादू पैदा किया। आपके ऊपर रिसर्च करते हुए कुछ मैंने शब्द देखे आपकी किताबों के, आपकी रचनाओं के, और उसमें 2 नाम मुझे मालूम पड़े। एक थी, हूँ और रहूँगी, और एक मैंने जाना कि रानियाँ सब जानती हैं। तो ये 2 कैरेक्टर्स क्या बात बयां करते हैं? बेशक कविताएं हैं, लेकिन थोड़ा सा तफसील आपके जरिए। थी और रहूँगी मेरा कविता संग्रह है, इसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया था 2012 में। ये मेरी ज़िंदगी का सूत्र है, और अब बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी का सूत्र है। इसका मतलब है हिम्मत। देश भर की बहुत सारी जेलों में हमने दीवारों को पेंट कराया, थी, हूँ, रहूँगी। इसका मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं होगी। बहुत खूब। आप हमेशा रहेंगी। महिला बैरक में जब भी ये पंक्तियाँ पेंट होती हैं, जैसे हाल में ज़िला जेल करनाल में पेंट हुई, सतना की जेल में पेंट हुई, तिहाड़ जेल में, महिला जेल में जैसे ही ऊपर आप जाएंगे वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है, थी हूँ रहूँगी। हम सबको अपने आप को ये याद दिलाना होता है, हम हैं, हम थी, हम हमेशा रहेंगे।
तो ये बंदियों का सूत्र है जो बंदियों को दिया गया है, ये जी। मेरा भी सूत्र और है। एक आपकी रचना है कि रानियां सब जानती हैं। रानियां क्या जानती हैं? जेल के विषय में जानती हैं, इस समाज के विषय में जानती हैं, राजनीति के विषय में जानती हैं, या एक इंस्पिरेशन देना चाहती हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है, और उसका पुरस्कार भी आपको मिला है, स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है, तो क्या इंटर रिलेशन है उस पुरस्कार के मिलने में और रानियां सब जानती हैं के विषय में? हर औरत एक रानी है, उसके अंदर भी एक रानी है, और हर रानी को कुछ सच पता है। कई बार वो बोलती हैं, कई बार नहीं बोलती। जो नहीं बोलती तो भी कोई बात नहीं। कभी कभी इसलिए नहीं बोलती क्योंकि सच उन्हें मालूम है, लेकिन जी। सच की चाबी किसी और के पास है। अब वो चाबी जब खुलेगी, जब ताला जब खुलेगा, तब वो सच सामने आएगा, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत ये है कि हम ये समझें कि हम राजा हैं या हम रानी हैं। हम कोई ऐसे हैं जो मजबूत हैं, हम्म, जो बात आप ना कह पाएँ तो भी वो इस कायनात में है, और जो बात आप कह पाएँ तो भी वो इस कायनात का हिस्सा बनने वाली है। बिल्कुल। तो ये सब इसलिए रचे थे, ये कहने के लिए कि हम सबको हमेशा मजबूत रहना है। जेल के अंदर के हालात बड़े ख़राब हैं। बाहर के लोग भी जब मुझे उदास दिखते हैं तो मेरा मन करता है, और कईयों को मैं कहती हूँ, जेल को याद कीजिए। आप तो अगर आप उदास हैं, आप कहीं जाके कॉफ़ी पी लेंगे, किसी झील किनारे खड़े हो जाएंगे, झील को देख लेंगे, नदी को देख लेंगे। बंदी तो वो भी नहीं देख सकता। परफेक्ट। तब आपको याद ये रखना है, बिल्कुल। जो उसके पास भी नहीं है आपके पास है। हम सबके पास कुछ ऐसा है जो शायद किसी और के पास ना हो। लेकिन मैं फिर उसी पर आऊँगा कि पॉडकास्ट में बुलाने से पहले आपकी जो रिसर्च थी उस पर मैंने नज़र की। दो ज़िंदगियाँ आपकी नज़र आती हैं मुझे, एक जेल पर काम करने से पहले की, एक जेल पर काम करने के बाद की। एक एंकर के तौर पर, और एक सबसे पहली क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और उसके बाद फिर ये जो तिनका तिनका फाउंडेशन की शुरुआत होती है, जेल, कैदी, पॉडकास्ट, रेडियो, और किस्सा खाकी का दिल्ली पुलिस के साथ। एक ही ये ज़िंदगी है। किस ज़िंदगी को आप ज़्यादा बेहतर मानती हैं? किस में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? मुझे दोनों ही ज़िंदगियाँ सुंदर लगीं, लेकिन जेल, पॉडकास्ट और ये जो अपराध को समझने वाली जो कोशिश थी, ये मुझे ज़्यादा गंभीर और गहरी लगी, क्योंकि इसने मेरे जीवन को बदला और बहुतों के जीवन को बदला। इसी के ज़रिए मैं भी ज़्यादा ही समझ पाई कि ज़िंदगी में हर चीज़ की अहमियत है, और उसे इज़्ज़त देना ज़रूरी है। जैसे मैं एक शोध पर काम कर रही थी ICSSR के साथ, कि भारत की जेलों में बंदियों के संचार की ज़रूरतें क्या हैं, और ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों की। इसमें इसके केंद्र में उत्तर प्रदेश की जेल थी, और यही बस वो समय था जब ज़िला जेल आगरा में जेल रेडियो की शुरुआत हुई, और जेल के बच्चों को मैं बड़े करीब करीब से देखती गई। उस रिपोर्ट को सरकार ने उत्कृष्ट माना, और 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट को DG प्रिजन्स के साथ रिलीज़ किया, और उसके बाद अभी नेशनल बुक ट्रस्ट ने रेडियो इन प्रिजन नाम की किताब को प्रकाशित किया। इन सब में वो ज़िंदगियां हैं, धड़कते हुए दिल हैं, जिन्होंने मुझे छुआ, मेरी ज़िंदगी को छुआ, और जिनकी वजह से ये पूरी ज़िंदगियां बदलेंगी। बहुत सालों तक जेल का काम लोगों को नहीं पता था, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि जब सही समय आएगा, करीब करीब 30 साल लगे, जब लोग ये समझने लगे कि कोई तिनका है और कुछ जेल है, और जेलों में कोई काम हो रहा है। जेलों के इस सारे काम ने बहुत कुछ समझाया, जैसे ये समझाया कि ये ज़िंदगी लेने से ज़्यादा देने की है। बिल्कुल। ये ज़िंदगी पाने से ज़्यादा लोगों के हिस्से में सुखों को भरने की है, और इसीलिए मैं इसे कहती हूँ, हम जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि अभी कुछ ये कमी आ रही है मेरे जो मेरा जीवन का कहते हैं ना कि टारगेट है इस कार्य को करते हुए, ये यहाँ पर कमी आ रही है, तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप कहना चाहेंगे कि हाँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए अब तक के काम के? कमियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन जैसा होता है ना कि TV के स्टूडियो में 4 अलग अलग टेबल जोड़कर एक टेबल बना लिया जाता है, वैसे हम भी कुछ अलग अलग चीज़ें जोड़कर, कुछ बचा हुआ सामान, कुछ बची हुई ज़रूरतें, कुछ बची हुई ख्वाहिशें, उन सबको जोड़ते हैं, फिर जोड़कर हम कोई प्रोग्राम बना देते हैं। कभी कभी कोई इंद्रधनुष बन जाता है, कभी कभी जैसे पेंट करने लगते हैं, पेंट करते हुए सोचा कुछ होता है, बनता कुछ और है, पर आखिर में भी जो बनता है वो सुंदर ही होता है। कमियां तो बहुत सी हैं, जैसे कि सामाजिक तौर पर सपोर्ट नहीं मिलता,
आमतौर पर जेल के काम को बहुत लोग पसंद भी नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो उसे कमर्शियल एंगल से देखते हैं कि शायद इस पे कोई फिल्म बना लें, इसका कोई ऐसा वीडियो बना लें। ये कमर्शियल दुनिया नहीं है, होनी नहीं चाहिए। जेल ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ देने जाएं, जेल से लेने मत जाइए। जेल ऐसी जगह है जहाँ आप शक से मत जाइए, आप पूजा करने जाइए, आप आराधना करने जाइए, फिर तो जेल आपके लिए है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपकी, जेल ही क्या, जिंदगी हाँ, ही एक ऐसी जगह है जहाँ आराधना करनी है जी आपको, बिल्कुल देना है लेने से ज्यादा। बिल्कुल। और एक पैशन और फैशन में मैंने फ़र्क महसूस किया, वो ये कि जेल मेरे लिए तो पैशन है। कुछ के लिए कुछ चीज़ें फैशन होती हैं, कुछ चीज़ों को हम करना चाहते हैं लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें वहाँ से कोई साधन या संसाधन मिले तब हम कुछ करें। तो मुझे लगता है जब कुछ करना हो तो अपने को तकलीफ़ में डाल के उस काम को शुरू करना सबसे ज़्यादा रोमांचक होता है। आपने इस कदर काम किया है इंसानियत के लिए तो बड़ी देखकर फ़ख्र होता है। और किसी भी मंच पर अगर आप जैसे शख्स के साथ मंच शेयर किया जाए या किसी स्टूडियो में बैठा जाए तो इज्जत की बात लगती है। मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूँगी। एक है डॉक्टर सुचित नारंग, वो ज़िला जेल देहरादून में बहुत दिनों तक बंदी थे, कई साल तक बंदी थे। उन्होंने हमारा सिग्नेचर ट्यून लिखा, कमाल का। और ये बताऊँ कि वो पीएचडी हैं संगीत में, और वो नेत्रहीन हैं। उनका काम कमाल का है। और एक और बंदी है, उनका नाम है कुलमीत। कुलमीत सोनीपत की जेल में बंद थे। जेल में आने से पहले वो स्कूल में टीचर थे, और जेल में भी वो टीचर रहे, 20 साल जेल के अंदर बंद रहे। और कुछ बंदी ऐसे हैं जिन्होंने जेल के अंदर अलग तरह का गाया और लिखा और बोला। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ लोगों को अगर समय मिले कभी कभी इनकी आवाज़ें सुन लें, इनके बारे में 4 पंक्तियाँ लिख दें, उनकी हौसला अफजाई कर दें। जो जेल में होता है या जेल से बाहर छूटता है, वो बाहर की दुनिया से और कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है एक आश्वासन, एक भरोसा कि जब वो बाहर जाएगा या अगर वो बाहर है तो उसे थामने वाला कोई होगा। हमारे पास दुनिया भर की हर चीज़ के लिए समय रहता है, जेल के लिए नहीं रहता। अगर इतना सा समय भी हम निकाल दें कि कभी यूट्यूब पर हम देख लें, किसी को सुन लें, तो हम ये कह दें कि हाँ भाई, तुम जब लौटोगे तो वाकई अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर पाओगे, ये हमें भरोसा है। एक टेक्निकल सवाल और है मेरा, जिस तरह से आपने रेडियो को लगाया जेलों के अंदर, टेक्निकली क्या आपको चैलेंजेस आए? ये पूरी जो प्रोसेस थी, किस तरह से आपने इसको इनिशिएट किया और किस तरह से, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जेल प्रशासन किस तरह से इन्वॉल्व रहा, और रेडियो को जो आपने लिया तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वहाँ से क्या, तो टेक्निकल प्रोसेस कितनी मुश्किल थी, कितनी आसान थी आपके लिए? देखिए, मुश्किलें बहुत सारी आती हैं और आनी भी चाहिए, तभी तो कुछ काम के मुकम्मल होने का स्वाद मिलता है। तो रेडियो के लिए जो पहली बात होती है कि पहले तो जेल प्रशासन को ऐसा लगना चाहिए कि उनकी जेल में रेडियो को लाया जाए। फिर वहाँ हर जेल अलग है क्योंकि, तो किस जेल में कितने बंदी हैं, जैसे किसी जेल में 1200 बंदी हैं, उनमें कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, एक पहले स्टडी होती है। फिर ज़रूरतों को समझा जाता है, टेक्निकली ये देखा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कौन सा कमरा होगा। किसी जेल में अलग से कोई कमरा होता नहीं है पहले से कि ये रेडियो रूम होगा, क्योंकि जब जेलें बनी थी तब रेडियो रूम सोचे भी नहीं गए थे। तो फिर कोई कमरा निकाला जाता है या अलग से उसके बारे में सोचा जाता है। वहीं पर एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहता है, उस कमरे में बहुत ही बेसिक सुविधाएँ रहती हैं, और उसके बाद बंदियों का चयन शुरू होता है। और फिर अनुमतियां चाहिए कि क्या पुरुष बंदी ही होंगे, क्या महिला बंदी भी होगी। महिला और पुरुष किसी भी जेल में एक साथ एक जगह पर नहीं आ सकते, तो या पुरुष आएंगे या महिला आएंगी या अलग अलग समय पर आएंगे। उसके लिए जेल प्रशासन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें लगता है उनका काम आसान नहीं, मुश्किल काम है, क्योंकि जेल का अनुशासन, जेल का समय और उन्हीं पाबंदियों में ऐसे भी करना है कि कोई मुश्किलें जेल के लिए खड़ी ना हो। और फिर ये तय होता है किस समय कौन सा कार्यक्रम होगा, वो लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, क्या बाहर से म्यूज़िक आएगा, हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम क्या डाउनलोड कर पाएंगे, क्या चला सकते हैं, और जेल के कायदे के हिसाब से। तो जेल का रेडियो जेल के उसी जेल के हिसाब से चलता है, और जेल के प्रशासन और उस राज्य के हिसाब से चलता है। इसे बाहर के लोग नहीं सुन सकते। ये इसकी खूबसूरती भी है क्योंकि उससे एक आज़ादी रहती है। जेल का बंदी आज़ादी से अपनी बात कह पाता है, वो जानता है बाहर के लोग उसे जज नहीं करेंगे, और नॉन जजमेंटल होना भी जेल के रेडियो की बहुत बड़ी सुंदरता है। जो हमारे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, बहुत मुझे लगता है ये जो प्रोग्राम है हौसलों के उड़ान, ये बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है डीडी उर्दू का। और मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा आप मैसेज अपने पूरे जीवन की, जो आपकी अब तक की जर्नी है और जेलों की जर्नी है, ये काम किया आपने साहित्य को लेकर, शिक्षाविद को लेकर, एक ओवरऑल कोई मैसेज ऐसा आप देना चाहें जो वाकई में इंस्पायर करें। इंस्पायर तो आप कर ही रही हैं, लेकिन आपका कोई मैसेज कि हाँ, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे हो सकती है।
देखिए, मैसेज से ज़्यादा मैं कहूँगी अनुभव। हुँ, अनुभव के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, परिस्थितियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में जेल में है, किसी को मालूम नहीं होता वो कब जेल में होगा, तो वो अपनी परिस्थिति से जेल के अंदर है। हो सकता है उसने अपराध किया हो और कभी-कभी हो सकता है ना भी किया हो। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि इस पूरे जीवन में हमेशा किसी और के काम आने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और उस कोशिश के लिए आप पैसे मत कमाइए। वो अपने आप को तकलीफ़ में रख कर किसी और को कुछ दीजिए, हुँ, हुँ। तभी आप उसके स्वाद को महसूस कर पाएँगे। दिया वो नहीं होता जब किसी और ने आपको दिया, फिर आपने किसी और को दे दिया। दिया वो होता है जब आप अपने हिस्से में से कुछ काट कर किसी और को देते हैं, हुँ, तब उसका स्वाद आता है। और एक चीज़ और जो मैं हमेशा मानती हूँ, कृतज्ञता। कि आपको किसी ने कुछ दिया, मुझे किसी ने दिया, किसी और ने किसी और को दिया। जैसे कृतज्ञता है इस देश के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उसके प्रति भी कृतज्ञ होना। उसने इस देश को जोड़ा। जी, मिले सुर मेरा तुम्हारा, उसने कहा ही नहीं, गाया ही नहीं, उसने सुरों को मिला दिया। तो जो मिला रहा है उसके लिए सम्मान और कृतज्ञता। मैं समझती हूँ कुछ दे पाना आदमी को ज़्यादा गहरा बनाता है और ज़्यादा निश्चल और ज़्यादा ज़रूरी बनाता है। ऐसा लगता है किसी शायर की 2 लाइनें हैं कि अंधेरे पर क्यों जलाएँ, अच्छा हो कि एक दीप जलाएँ। तो आपने जो दिए का वर्ड किया, ये देना है, लेकिन वो दिया भी तो जलाया जा सकता है, जो रोशनी करे दूसरों के लिए। शायद इसका ये भी संदेश है आपकी जी, तरफ से। मेरे नाम का मतलब जो है दिए की लौ ही है, जी। और मुझे ये दिए की लौ बहुत प्रेरित करती है। वर्तिकानंदा नाम है और तारुफ की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर अचीवमेंट हासिल की हैं, जितना देखा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। और ऐसी उम्मीद और भरोसा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी वर्तिकानंदा जी इसी तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाती रहेंगी और इंसानियत को रोशन करती रहेंगी, सराबोर करती रहेंगी अपने अथक प्रयासों से। तो समय की थोड़ी-सी पाबंदी है और कहते हैं ना कि अगर गुफ्तगू चलती रहे तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूँ तो हर मोड़ पर मंज़िल का गुमा होता है। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत इस बातचीत के लिए। और साथ ही सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्दा गुज़र जाते हैं। क्या खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम में हौसलों की उड़ान में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बेहद बेहद बहुत बहुत आपका ज़्यादा भी शुक्रिया। बहुत सारा शुक्रिया। तो दोस्तों, अपनी मंजिलों को हासिल करने के लिए आप लगातार मशक्क़त करते रहें और अपनी मंजिलों को हासिल करते हुए ख़ुद को कभी खोने ना दें। आज के इस हौसलों की उड़ान के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाला वक्त हमारे लिए, आपके लिए, इस मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होकर आएगा। अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो आपके रिएक्शंस का, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक और ख़ास और मारूफ शख्सियत के साथ फिर होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए अपना रखें ख़ास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।